हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल मां शारदे टीचिंग सेंटर में। यदि आप क्लास 12 का स्टूडेंट है और 2024 में बिहार बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं तो मेरे दोस्त आज का क्लास आपके लिए काफी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्या टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि 7 फरवरी का हिंदी का एग्जाम होने वाला है। क्या 7 फरवरी का जो हिंदी का एग्जाम होने वाला है उसके लिए 50 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम लोग आज सॉल्यूशन करने वाले हैं, जो कि किताब और व्याकरण दोनों से लिया गया है। क्या किताब और व्याकरण दोनों से लिया गया है। और वैसे स्टूडेंट जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मेरे दोस्त एग्जाम के बाद पछतावा करने से लाख गुना अच्छा है क्या समय रहते ही मेहनत कर लिया जाए। और आपको बता देना चाहते हैं, यदि आपको इसका पीडीएफ नोट चाहिए, क्या यदि आपको फ्री पीडीएफ नोट चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए एमएस टीचिंग सेंटर। क्या एमएस टीचिंग सेंटर, जो इसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्या लिंक जो है टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए आज का क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए हुए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारे पास दिया गया है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। क्या है? 1 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि मलयज का मूल नाम था। क्या मलयज का जो मूल नाम था क्या था? ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए रमेश श्रीवास्तव, ऑप्शन बी भरत जी श्रीवास्तव, ऑप्शन सी सुधार श्रीवास्तव, ऑप्शन डी रामेश्वर श्रीवास्तव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट कि मलयज का जो मूल नाम था भरत जी श्रीवास्तव। क्या? भरत जी श्रीवास्तव। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन की ओर जाते हैं जो कि हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या है कि त्रिश पाठ में पिताजी की मृत्यु कैसे हुई थी? त्रिश पाठ में पिताजी की मृत्यु कैसे हुई थी? त्रिश के काटने से, धतूरे की जहर से, या दुर्घटना से, या ऑप्शन नंबर डी है मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव से। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त कि त्रिश पाठ में पिताजी का जो मृत्यु हुआ था मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव से। क्या? मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव से पिताजी की मृत्यु हो गया था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद तीसरा प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से भी यह भी इंपोर्टेंट है। क्या? कि द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम। क्या द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कीर्ति है? आपको बता देना चाहते हैं कि द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम जो है जे कृष्णमूर्ति के कीर्ति है। क्या? जे कृष्णमूर्ति के कीर्ति है। और आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है? जे कृष्णमूर्ति का जो पूरा नाम है मेरे साथी क्या है? जिद्दू कृष्णमूर्ति। क्या? जिद्दू कृष्णमूर्ति। उसके बाद चौथा नंबर का प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है। क्या है कि जायसी रचित, मतलब मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित पद्मावत की भाषा क्या है? तब मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित पद्मावत की जो भाषा है क्या है? अवधी है। क्या? पद्मावत की जो भाषा है अवधी है। उसके बाद 5 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है। क्या है कि वल्लभाचार्य से मिलने से पूर्व सूरदास किस भाव के पद गाते थे? तब वल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व, मिलने से पहले सूरदास जो थे दैन्य भाव के पद गाते थे। क्या? दैन्य भाव के पद गाते थे। उसके बाद 6 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है। क्या है कि इनमें से कौन सी रचना तुलसी के है? मतलब इसमें बताना है, 4 ऑप्शन जो दिया हुआ है इनमें से कौन सी रचना तुलसी जी के है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि तुलसी जी के द्वारा जो रचित है क्या? विनय पत्रिका है। क्या? विनय पत्रिका है। और यह कई बार एग्जाम में पूछा गया, इसलिए इसको MVVI आप कर दीजिए। उसके बाद 7 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है। क्या है कि कहानी का अर्थ होता है। क्या? कहानी का अर्थ होता है। तो कहानी का जो अर्थ होता है क्या होता है? एक आंख का ना होना, एक कान वाला, या अविश्वास या विश्वास प्रतीति। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, अक्सर इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं कि कहानी का जो अर्थ होता है एक आंख का नाम है, लेकिन यहाँ पे गलत है। कहानी जो इस तरह से लिखा रहता है, क्या इस तरह से लिखा रहता है, इसका अर्थ होता है कि एक आंख का ना होना, लेकिन इस तरह से जो लिखा हुआ है इसका अर्थ है ऑप्शन नंबर डी विश्वास या प्रतीति। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है। आपसे बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। क्या है? 8 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि शिवाजी के पुत्र का नाम था। तो शिवाजी के पुत्र का नाम था क्या था? साहू जी। क्या? साहू जी कई बार पूछा गया है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है। क्या है कि प्रसाद जी के पिता का नाम क्या था? मतलब जयशंकर प्रसाद जी के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन को देखते हैं। रवि रत्न प्रसाद साहू, ऑप्शन बी देवी प्रसाद साहू, ऑप्शन सी
कलिका प्रसाद साहू, ऑप्शन डी चंडिका प्रसाद साहू। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जयशंकर प्रसाद के पिता का जो नाम था देवी प्रसाद साहू। क्या? देवी प्रसाद साहू, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है 10 नंबर का, काफी इंपोर्टेंट है। क्या है कि सुभद्रा कुमारी चौहान, क्या सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ है? क्या सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जन्म हुआ कब हुआ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जन्म हुआ है मेरे दोस्त 16 अगस्त 1904 ईस्वी को। क्या? 16 अगस्त 1904 ईस्वी को सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है, काफी इंपोर्टेंट है। क्या है कि कौन सी कीर्ति शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है? क्या कौन सी कीर्ति शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है और कई बार हमारे एग्जाम में भी पूछा गया है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत इतिहास और संस्कृति जो है शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है। क्या? शमशेर बहादुर सिंह की कीर्ति नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास दिया गया है। क्या है कि कौन सी रचना मुक्ति बोध की है? क्या कौन सी रचना मुक्ति बोध की है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका भी आंसर है चांद का मुंह टेढ़ा जो है मुक्ति बोध की है। क्या? चांद की मुंह टेढ़ा जो है मुक्ति बोध की है। उसके बाद 13 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है। क्या है कि सरोज किस संधि का उदाहरण है? क्या? सरोज किस संधि का उदाहरण है? तो मेरे दोस्त आपको बताते हैं कि आपको संधि का पहचान करना है, तो सबसे पहले क्या कीजिए कि कोई भी शब्द जो शब्द दिया हुआ है आपके पास उसका आप संधि विच्छेद कीजिए। तो सरोज का जो संधि विच्छेद हम करते हैं तो क्या आता है? सरह। क्या? सरह धन आता है ज। क्या? सरह धन आता है जो। तो देखिए यहां से पकड़ा गया, विसर्ग यहां आ गया, तो जब विसर्ग आता है तो क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि, ऑप्शन नंबर सी। क्या? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे विसर्ग संधि। ठीक उसी तरह से यहाँ पे हमें देखना है, क्या देखना है कि महेश का संधि विच्छेद क्या होगा? महेश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो महेश का जो हम लोग संधि विच्छेद करते हैं तो क्या आता है? महाधन ईश। क्या? महाधन ईश। तो महाधन ईश आता है। तो आप हमेशा यहाँ पे देखिए कि जब आ का मेल, क्या? जब आ का मेल होता है दीर्घई से तब क्या बनता है? ए बनता है। क्या? ए बनता है। मतलब यह किस संधि का उदाहरण है? गुण संधि। मतलब गुण संधि यह कहता है कि जब आ का मेल दीर्घई से होता है तो ए का निर्माण होता है। इसलिए महेश का जो संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? महाधन ईश हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है 15 नंबर का। क्या है? संधि से है कि दिग्गज किस संधि का उदाहरण है? क्या? दिग्गज जो है किस संधि का उदाहरण? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि दिग्गज जो है क्या? व्यंजन संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। और दिग्गज जो है व्यंजन संधि का उदाहरण है, क्योंकि दिग्गज का जो हम संधि विच्छेद करते हैं क्या आता है कि दिक धन। क्या? दिक धन आता है गज। क्या? दिक धन आता है गज। दिग्गज का हम लोग संधि विच्छेद करते हैं जब क हलंत ग से मिलता है तो आधा ग फिर ग बन जाता है। मतलब यह क्या है? व्यंजन संधि। मतलब यहाँ भी व्यंजन वर्ण और यहाँ भी व्यंजन वर्ण, क्या हो गया? व्यंजन संधि। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है 16 नंबर। क्या है कि परमात्मा किस संधि का उदाहरण है? क्या? परमात्मा किस संधि का उदाहरण है? तो परमात्मा जो है क्या? दीर्घ संधि का उदाहरण है। क्या? दीर्घ संधि का उदाहरण है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास दिया गया है। क्या है कि नवग्रह। क्या? नवग्रह शब्द किस समास का उदाहरण है? तो सबसे पहले क्या है, इस शब्द को जैसे हम पढ़ते हैं क्या आ गया? नौ। तो नौ का मतलब होता है नौ, और नौ क्या है? एक संख्या है। जब संख्या का बोध होता है वहां पे क्या होगा? द्विगु समास। क्या? आपको याद रखना है कि जब भी संख्या आए वहां पे द्विगु समास होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास दिया गया है। क्या है कि अधिकरण तत्पुरुष में, मतलब अधिकरण तत्पुरुष समास में पहला पद प्रधान होता है, दूसरा पद का प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, प्रथम एवं तृतीय पद प्रधान होते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि अधिकरण तत्पुरुष में क्या होता है? हमेशा दूसरा पद की प्रधानता होती है। क्या? दूसरा पद की प्रधानता होती है, अर्थात दूसरा पद जो होता है प्रधान होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास दिया गया 19 नंबर। क्या है? चतुरातन। क्या? चतुरातन शब्द किस समास का उदाहरण है? काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो चतुरातन आप देखिए, तो कई स्टूडेंट इसमें क्या मार सकते हैं? द्विगु समास भी मार सकते हैं, हालांकि इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, कंफ्यूज कर सकते हैं। तो चतुरातन का मतलब क्या हुआ? इसका जब हम लोग क्या करते हैं
विग्रह करते हैं तो चार है आनंद जिसके, तो चार आनंद किसका रहता है, तो भगवान ब्रह्मा का रहता है। तो मतलब चतुरातन का मतलब हो गया भगवान ब्रह्मा। तो जब देवी देवता का नाम आता है वहां पे हम लोग हमेशा करते हैं बहुव्रीहि समास। क्या वहां पे ऑलवेज होगा बहुव्रीहि समास, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है हमारे पास दिया हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या कि गर्भ सुन शब्द में समास है। तो सबसे पहले आप शब्द का क्या कीजिए, विग्रह कीजिए। तो गर्भ सुन किसको कहेंगे, तो गर्भ से है जो सुन, क्या गर्भ से सुन है उसको क्या बोलेंगे, गर्भ सुन। तो विग्रह किए तो क्या आया, विभक्ति चिन्ह आया। क्या विभक्ति चिन्ह से आया, तो विभक्ति चिन्ह आता था हम लोग यहाँ तत्पुरुष समास मार सकते थे, लेकिन क्या यहाँ कंफ्यूजन है, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, कर्मधारय या तत्पुरुष। मतलब क्या है कि यहाँ तत्पुरुष का भी प्रकार दिया हुआ है। तब विभक्ति चिन्ह अब देखिए क्या आया, से, मतलब गर्भ से जो सुन है उसको क्या बोलेंगे, गर्भ सुन। तो गर्भ से आया, तो कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ पे क्या हो गया, करण तत्पुरुष, क्या करण तत्पुरुष। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास दिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट है, क्या है कि अनुकूल का विलोम है। तो हम लोग जानते हैं अनुकूल का विलोम होता है क्या, प्रतिकूल। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है काफी इंपॉर्टेंट, कि श्री गणेश का विलोम होता है। तो श्री गणेश का जो विलोम होता है उल्टा होता है, क्या होता है, इति श्री, क्या इति श्री। उसके बाद 23 नंबर का प्रश्न हमारे पास है, क्या है कि अमूर्त का विलोम है। तो अमूर्त का विलोम क्या हो जाएगा, मूर्त हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास दिया गया है विलोम शब्द से ही, क्या है कि मानव का विलोम क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि मानव का दानव होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास दिया गया है ग्रामर से ही, क्या है कि निम्नलिखित में से कृत प्रत्यय होगा। क्या निम्नलिखित में से कृत प्रत्यय होगा, तो क्या है बचत में कृत प्रत्यय लगा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास दिया गया है, क्या है 26 नंबर, कि इनमें से एक प्रत्यय नहीं है। मतलब इनमें से कौन जो एक प्रत्यय नहीं है। तो यहाँ पे देखिए दीर्घई भी एक प्रत्यय है, ता भी एक प्रत्यय है, पन भी एक प्रत्यय, क्योंकि बचपन में क्या है पन एक प्रत्यय, लेकिन अनु का भी प्रत्यय नहीं हो सकता है क्योंकि अनु क्या है, एक उपसर्ग है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास दिया गया है 27 नंबर का, क्या है कि निम्नलिखित में स्त्री प्रत्यय होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आशिका में स्त्री प्रत्यय है। उसके बाद 28 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, काफी इंपोर्टेंट है, क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय से बना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पिकदान जो है प्रत्यय से बना है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास दिया गया है, क्या है कि बारिद का पर्यायवाची है। तो बारिद का पर्यायवाची क्या होगा, तो बारिद का जो पर्यायवाची होता है बादल, मतलब बादल को ही बारिद कहा जाता है। क्या बादल को ही बारिद कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास दिया गया है, क्या है कि पति का पर्यायवाची नहीं है। तो बल्लभ भी पति का पर्यायवाची है, स्वामी भी पति का ही पर्यायवाची है, भार्या पति का पर्यायवाची नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास दिया गया है, क्या है कि अमी का पर्यायवाची है। अमी का पर्यायवाची है, तो अमी का जो पर्यायवाची क्या हो जाएगा, सुधा हो जाएगा। क्या अमी का जो पर्यायवाची होता है क्या होता है, सुधा होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अमी का जो पर्यायवाची शब्द होता है, क्या अमी का जो पर्यायवाची शब्द होता है क्या होता है, सुधा होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास दिया गया है, काफी इंपोर्टेंट है, क्या उड़न छू होना मुहावरा का क्या अर्थ है। तो उड़न छू होना मुहावरा का जो अर्थ होता है मेरे दोस्त, क्या होता है, संकट देखकर भागना। क्या संकट देखकर भागना। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास दिया गया है, काफी इंपोर्टेंट है, क्या है कि कन्नी काटना का अर्थ है किनारा काटना, किनारा कर जाना, या किनारे पर बैठना, या दूर जाना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कन्नी काटना का जो अर्थ होता है क्या होता है, दूर जाना होता है। क्या दूर जाना होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास दिया गया है 34 नंबर का, क्या है कि काम काज में कोरा होना मुहावरे का क्या अर्थ है, काम ना करना, काम समाप्त करना, काम पूरा ना करना, या काम ना जाना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काम ना जानना। काम काज में कोरा होना मतलब काम ना जानना। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास दिया गया है, क्या है 35 नंबर का, कि आरोग्य, क्या आरोग्य का पर्यायवाची नहीं है। तो आरोग्य का मतलब क्या होता है, मतलब जो रोगी नहीं होता उसे आरोग्य कहा जाता है। आरोग्य स्वास्थ्य जो है आरोग्य का पर्यायवाची है, सेहत भी आरोग्य का पर्यायवाची है, तंदुरुस्ती भी आरोग्य का पर्यायवाची है, लेकिन यहाँ पे जो है आरोग्यता जो है आरोग्य का पर्यायवाची नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, आरोग्यता। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास दिया गया है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, क्या है
हमारे पास कि अतनु का पर्यायवाची है, तो अतनु का जो पर्यायवाची है क्या है, कामदेव। इसको याद रखिएगा, इसमें अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं कि अतनु का पर्यायवाची क्या है, कामदेव। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास दिया गया है क्या है कि अनिल का पर्यायवाची है, तो अनिल का पर्यायवाची क्या है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग जानते होंगे। तो अनिल का जो पर्यायवाची होता है क्या होता है, पवन होता है, क्या पवन होता है, मतलब हवा होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है, तो निर्वाह में जो उपसर्ग है क्या, ऑप्शन नंबर सी नीर उपसर्ग है, क्या ऑप्शन नंबर सी क्या है, नीर उपसर्ग है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास दिया गया है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न क्या है कि गमन, क्या गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए, मतलब उल्टा बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले इसमें दिमाग लगाइए कि गमन, तो गमन का हमको उल्टा बनाना है, मतलब गमन में शुरू में क्या जोड़ा जाए कि उसका उल्टा हो जाए। उप जोड़ेंगे तो हो जाएगा उपगमन, ये उल्टा नहीं हुआ। आ जोड़ेंगे आगमन, तो गमन का उल्टा नहीं है। प्रति जोड़ेंगे तो प्रतिगमन, यही हो जाएगा क्या, गमन का उल्टा प्रतिगमन। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि संकल्प में कौन सा उपसर्ग है, तो संकल्प जो है सम उपसर्ग है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है 41 नंबर, क्या है कि हिंदी साहित्य का सूर किसे कहा जाता है। तो हिंदी साहित्य का जो सूर कहा जाता है, सूरदास को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सूर आया और सूरदास, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। उसके बाद क्या है कि संध्या का विलोम क्या है, तो संध्या का विलोम क्या होता है, प्रातः। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न कि आदान का विपरीतार्थक क्या है, मतलब आदान का जो उल्टा क्या होता है, तो आदान का उल्टा हम लोग जानते हैं कि प्रदान होता है। उसके बाद 44 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है, काफी इंपोर्टेंट है कि आंसू शब्द है तत्सम है या तद्भव है या देशज है या विदेशज है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आंसू एक क्या है, तद्भव है, क्या आंसू एक तद्भव है। उसके बाद क्या है कि बीजक, क्या बीजक यहाँ पे होगा, बीजक होगा। बीजक के रचयिता कौन है, तो बीजक के जो रचयिता है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, बीजक के जो रचयिता है कबीरदास हैं, क्या कबीरदास, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास दिया गया है क्या है, गोद में सोने वाला कहलाता है। तो गोद में जो सोने वाला होता है उसको क्या कहते हैं, अंकशाई, क्या अंकशाई कहते हैं जो गोद में सोता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास दिया गया है क्या है, अगला प्रश्न हमारे पास काफी इंपोर्टेंट है कि गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी कहलाता है। तो गुरु के समीप जो रहता है विद्यार्थी उसे कहते हैं अंतेवासी, क्या ऐसा विद्यार्थी जो गुरु के समीप रहता है उसे अंतेवासी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, 100% करेक्ट है, क्या अंतेवासी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास दिया गया है, काफी इंपोर्टेंट है, क्या कि भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है, कई बार पूछा गया है। तो भूषण की कविता में वीर रस पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास दिया गया है क्या है कि आनंद शब्द का पर्यायवाची होगा। तो अनल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो अनल शब्द का जो पर्यायवाची होता है क्या होता है, आग, मतलब आग को ही अनल कहा जाता है, क्या आग को ही अनल कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास दिया गया है क्या है, ग्रामर से ही है कि आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची होगा। तो आयुष्मान का जो पर्यायवाची होता है क्या होता है, चिरंजीवी होता है, क्या चिरंजीवी होता है आयुष्मान का पर्यायवाची। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि आपको इसका पीडीएफ नोट चाहिए, क्या यदि आपको इसका फ्री पीडीएफ नोट चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। क्या है टेलीग्राम चैनल, एमएस टीचिंग सेंटर, या इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।